आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। इसमें मेरी सांसें थोड़ी सी थकी हुई आपको लग रही होंगी। उसका कारण है मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन था जिसका ऑपरेशन हो चुका है और मैं इस समय मेडिकल रेस्ट पे हूँ। इसी वजह से कई दिनों से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होना चाहिए था वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फील्ड वर्क हो नहीं पा रहा है। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। फिर एकाएक मेरे दिमाग में आया कि जो हमारे बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर स्टोन था वो मेरे साथ 22 साल तक रहा और उस 22 साल की अपनी एक कहानी है और वो कहानी इतनी खूबसूरत है कि अगर उस कहानी को आप अच्छे से सुनकर समझ लें तो कभी भी अगर आपके जीवन में इस तरीके की कोई भी समस्या आ रही होगी तो उस समस्या का निराकरण आप कैसे करें, उसके निर्णय लेने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस कहानी में कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। इस कहानी की शुरुआत हुई है 26 जनवरी 2002 को। 26 जनवरी 2002 को पहली बार मेरे पेट में दोपहर को दर्द होता है और इतना पैनिक दर्द होता है कि मुझे उससे पहले उतना दर्द कभी हुआ हो मुझे महसूस नहीं होता है। फिर हमारे जो पार्टनर थे, हमारे मकान मालिक के लड़के थे, चूँकि उस समय मैं लखनऊ में CPMT की तैयारी कर रहा था, तो वो ला करके एक अस्पताल था वहाँ पे दिखाए और दिखाने के बाद वहाँ के जो भी डॉक्टर्स लोग थे, जो नर्स थे, उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए और उसके बाद मुझे आराम मिल गया। मैं चला आया, 1 हफ्ते का दवा लिया था, उस दवा को यूज किया और फिर मुझे बेहतरीन आराम मिल गया। तो मुझे लगा कि अब ये ख़त्म हो गया है। उसके बाद 1 महीने के बाद पुनः दर्द हुआ, पुनः मैं जा कर के वहीं पे दिखाया और उसके बाद फिर मुझे आराम मिल गया, फिर मैं चला आया। इस तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम जब मुझे दर्द हुआ तो लगभग 3 महीने के बाद, जितना मुझे याद आ रहा है, लगभग मई के महीने में मुझे दर्द हुआ और वो दर्द लगातार बना रहा। इसके बाद फिर जब ये दर्द मुझे बंद नहीं हुआ, फिर मैं घर आया, घर वालों को बताया और ये धीरे धीरे जब भी मैं दवा कराता था सही हो जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो दोबारा से वापस आ जाता था। फिर हमारे पेट में ये जो दर्द की कहानी इस तरीके से चलती रही, दवा खा लेता था, सही हो जाता था। लेकिन 2 अक्टूबर 2002 को हमारे पेट में बहुत दर्द हुआ और इतना दर्द हुआ कि मुझे लखनऊ छोड़ करके घर आ जाना पड़ा। घर में आया और मामा जी को बताया कि इस तरीके की समस्या है। तो मामा जी ने हमारे फैज़ाबाद ला करके उन्होंने दिखाया। उस समय जितना मुझे याद है सिर्फ़ और सिर्फ CBC मेरा हुआ था, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराया गया था जिसमें न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ था। चूँकि मैं CPMT की तैयारी कर रहा था तो एक बेसिक चीज़ें हमको पता थी। तो जिस अस्पताल पे हमारे मामा जी ने दिखाया था, वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा और ब्लड टेस्ट देख करके उन्होंने ये बताया कि इनको एपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है। इनका जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फेक्शन हो गया है और उसी इन्फेक्शन की वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब मैंने सुना अपेंडिक्स हो गया है, चूँकि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स का क्या रोल होता है, एपेंडिसाइटिस होता है तो उससे क्या होता है, यह सारा चीज़ मैं पढ़ चुका था। तो जब एक बार मैं सुना कि मुझे एपेंडिसाइटिस हो गया है तो मुझे बहुत धक्का लगा। हालांकि मेरे मामा जी को ये विश्वास नहीं था कि हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेरे मामा जी मतलब उस लेवल के पढ़े लिखे नहीं हैं मेडिकली टर्म में कि वो एपेंडिसाइटिस या इसकी सीवियरिटी को समझ पाएँ। और चूँकि मैं CPMT की तैयारी कर रहा था इसलिए मैंने मामा जी को कन्विंस किया। जब डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया कि आपको एपेंडिसाइटिस है तो मैं मामा जी को ये कन्विंस करने में सफल रहा कि एपेंडिसाइटिस अगर किसी भी ह्यूमन को हो जाता है तो उसका ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं होता है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं और ट्रीटमेंट पे रखते हैं तो वो आपकी जान के लिए भी घातक हो सकता है। फिर मेरी बातों से मेरे मामा जी कन्विंस हो गए और फिर ऑपरेशन मेरा हो गया। ऑपरेशन होने के 6 दिन के बाद मुझे फिर जिस पैटर्न का दर्द पहले होता था
जब पेन किलर मैं लेना बंद किया तो सेम उसी पैटर्न का दर्द मुझे दोबारा से शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से दर्द हो रहा हो। फिर उन्होंने पेन किलर यूज किया, फिर हमारा दर्द ख़त्म हुआ। लेकिन फिर जब तक दर्द का जो दर्द निवारक मेडिसिन दी जाती थी, जब तक उसका प्रभाव रहता था तब तक तो मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे दर्द होना शुरू होता था। अभी तक डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस नहीं बना पाए थे कि एक्चुअली मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है या अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है। लेकिन उस समय तक मैं ये समझ गया था कि जो हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है वो गलत हुआ है, और कमोबेश डॉक्टर भी समझ गए होंगे कि जो अपेंडिक्स का मैंने ऑपरेशंस कर दिया है वो गलत कर दिया है। क्योंकि सीबीसी के बेसिस पे जो उन्होंने अपना डायग्नोसिस बनाया था न्यूट्रोफिल्स बढ़ने की वजह से कि इनको अपेंडिसाइटिस है, तो न्यूट्रोफिल्स किसी भी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं अपेंडिसाइटिस हो। उस समय मेडिकल फील्ड में मेरे कोई जानने वाला भी नहीं था, और मेरी बहुत सोचने की क्षमता भी उस लेवल की नहीं थी कि मैं बहुत जगहों पे दौड़ सकूं। फिर उस डॉक्टर को जब पता चला कि कुछ गलत हो गया है तो वो अलग अलग डॉक्टर को बुला करके अपने अस्पताल में लाने लगा और मुझे दिखाने लगा। लास्ट में मुझे याद है कि उसने बताया कि मैं ये डॉक्टर साहब को लखनऊ से बुला करके ला रहा हूँ और ये इसके स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद उन्होंने अपना जो भी ट्रीटमेंट करना था ट्रीटमेंट किया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं उस अस्पताल में 26 दिन तक उसी दर्द के सहारे था। जब तक दर्द की दवा चलती थी तब तक मुझे आराम रहता था, लेकिन जैसे दर्द की दवा का जो प्रभाव रहता था वो ख़त्म होता था, वैसे हमारा दर्द शुरू हो जाता था। 26 दिन के बाद मैं अपनी हिम्मत हार चुका था। मुझे लगा था कि शायद अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे जितना जीना था मैं जी चुका हूँ। चूँकि दवाएं काम नहीं कर रही थी, जितनी हमारी क्षमता थी उतना मैं डॉक्टर को बुला चुका था। इसके आगे की हमारी क्षमता नहीं थी कि मैं किसी और को दिखा सकूं। फिर 26 दिनों के बाद मैंने निर्णय लिया कि अब तो बचना है नहीं, चलते हैं गांव की तरफ, गांव के लोगों से मिल लेते हैं। मैं वहाँ से मामा जी को कन्विंस किया। मामा जी आ नहीं रहे थे, मामा जी कह रहे थे कि और जगह पे दिखाते हैं, लेकिन मैं कहा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना लोगों ने देखा, सब ने कोशिश तो किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। मैं वापस गांव पे आ गया। गांव पे आया तो दर्द का जो मेरा पैटर्न था उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। शाम को लगभग 6 बजे से मुझे दर्द होता था और पूरी रात इतना पैनिक दर्द होता था कि सुबह के लगभग 4 से 5 बजे के बीच में उस दर्द की वजह से मुझे वोमिटिंग होती थी, बहुत ज़बरदस्त उल्टी होती थी, और जब उल्टी होती थी तब जा कर के हमको आराम मिलता था। और उसके बाद फिर मैं लगभग 3 घंटे तक एकदम बेहोशी जैसी हालत में रहता था, क्योंकि मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि मेरे पास एनर्जी नहीं बची रहती थी। पूरी रात भर चिल्लाते चिल्लाते इतना सीवियर दर्द होता था। और ये दर्द जो एक दिन की शुरुआत थी वो एक दिन तक नहीं हुई। मैं एक एक दिन काउंट करता गया। 99 दिन, 99 डेज़ कंटिन्यूस में इस पेन से गुजरा हूँ। 99 डेज़ में पूरी रात भर सो नहीं पाया था। बस वही पैटर्न था। शाम को 5 से 6 बजे से स्टार्ट होता था दर्द, और फिर सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच में वो दर्द जब वोमिटिंग होती थी तब ख़त्म होता था, और तब 2-3 घंटे जो मुझे आराम मिलता था तब वही मैं सोता था, और दिन के समय मीठा मीठा दर्द बना रहता था। उस समय गांव में भूत प्रेत और इनके भी किस्से बहुत सारे लोग बताने लगे। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि ठंड का मौसम था। ठंड के मौसम में मैं बाहर बैठा हुआ था। ये प्रक्रिया चल ही रही थी और मैं उस समय ये इंतज़ार कर रहा था कि कौन सा दिन मेरा अंतिम दिन होगा। और इसी इंतज़ार में एक दिन मैं धूप में बैठा हुआ था और मेरे पीठ पर धूप की किरणें पड़ रही थी, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर का दर्द जा रहा है।
और इस पूरी प्रक्रिया में मुझे धूप शायद जीवन में पहली बार इतना अच्छा लगा, उतना अच्छा मुझे धूप शायद पूरे जीवन काल में कभी अच्छा ना लगा हो। जैसे जैसे धूप की किरणें मेरे शरीर पर पड़ती गई वैसे मेरे अंदर का दर्द जाता रहा और उसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पूर्ण रूप से सही हो गया। उस समय मैं पूर्ण रूप से, चूँकि गांव में गया हुआ था, सब गांव में लोग पूजा करते थे और बताते थे कि इनको भूत हो गया है, और मैं उस समय पूर्ण रूप से मान चुका था कि एक्चुअली में मुझे भूत पकड़ा हुआ है। एक्चुअली में जिस तरीके से हमें दर्द होता था और जिस तरीके से हमें आराम मिला, जो कि हमारे घर वाले कहते थे इनको भूत किसी ने कर दिया है, उसका पूजा अर्चना ये सब कराओ, वो लोग करते थे। और करने के बाद जिस तरीके से हमें आराम मिला है और महसूस करते करते जिस दौर को मैंने महसूस किया है आराम होते हुए, तो एक बार की मुझे विश्वास हो गया कि हमारे अंदर भूत आया हुआ था, मुझे भूत लगा था और अब वो भूत चला गया, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई। वो एक ऐसा फेज़ था जिसमें मैं पूरी तरीके से ये मानने लगा था कि भूत प्रेत ये सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी के अंदर आती हैं और फिर उनको परेशान करती हैं, लेकिन जैसे वो चले जाते हैं वैसे फिर क्या होता है, उस आदमी को आराम मिल जाता है। इसके बाद जब हमको पूर्ण रूप से आराम मिल गया, मैं 15-20 दिन तक घर पे रेस्ट किया और फिर मुझे इतनी एनर्जी आ गई, मुझे लगा कि अब मैं पूर्ण रूप से सही हो गया हूँ, अब मैं दोबारा से तैयारी करने के लिए जा सकता हूँ। तो 15 दिन के बाद फिर घर वालों ने 15 दिन और रोक लिया। 1 महीना के बाद मैं दोबारा से तैयारी करने के लिए लखनऊ गया। लखनऊ जा कर के फिर तैयारी करने लगा। फिर एक दिन और दर्द मुझे शुरू हुआ, तो समझ तो गया कि दर्द वैसा ही है। इसके बाद फिर एक हमारे अंकल जी थे, उन्होंने मुझे ले जा कर के एक जगह अल्ट्रासाउंड कराया लखनऊ में ही। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उस समय पहली बार अल्ट्रासाउंड में आया कि हमारे गाल ब्लैडर में 9.5 mm की स्टोन पड़ा हुआ है। तो वो पहली डायग्नोसिस बनी। इतनी सारी कंडीशंस डेवलप होने के बावजूद अभी तक एक्चुअल में किसी को ये नहीं पता था कि हमारी बीमारी क्या थी। तो पहली बार मुझे लगा कि जब अल्ट्रासाउंड में ये निकल के आया कि आपके पास इस साइज़ का स्टोन पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तब मेरे दिमाग में वो जो एक भूत की भावना थी कि भूत की वजह से ऐसा हो रहा है, तो पहली बार वहाँ से हमारा जो मन था वहाँ से हटा। नहीं तो अभी तक तो मैं यही समझता था कि मुझे भूत पकड़ा हुआ था और जिसकी वजह से ये समस्या हो रही थी। इसके बाद मेरा सर्जरी से मेरा विश्वास उठ गया था, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल की तैयारी कर रहा था और मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल टाइप का आदमी हूँ। किसी के जीवन के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ लोग करते हैं ऐसे नहीं करने चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो आप जो गलत ऑपरेशन कर दे रहे हैं, आप जब तक आप अपना फाइनल डायग्नोसिस ना बना लें, आप सिर्फ ऐसे ही कि पेट में दर्द हो रहा है चलो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें, तो उसकी वजह से हमको बहुत डर लग गया था। तो मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता था, एलोपैथ के डॉक्टर के पास, किसी के पास। उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि मैं एलोपैथ के डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। फिर एक डॉक्टर आरपी वर्मा थे, होम्योपैथी के बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, मैंने उनको दिखाया और अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी मैं ले जा कर के उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। और मुझे विश्वास था भी सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं रहती थी। एक्चुअली में गाल स्टोन होता है क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या होती है, सही होता है कि नहीं होता है। बस उस समय मेरे दिमाग में इतना था कि एलोपैथ वाले जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो आपके भले के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरे दिमाग में उस समय उनकी छवि एक विलेन की छवि थी। इसलिए होम्योपैथी के डॉक्टर साहब जो भी कहते थे मैं 100% उसको मानता था। फिर उनके यहाँ मेरा इलाज 2 साल तक लगातार चला। मैंने 2 साल तक लखनऊ में तैयारी किया, तो 2 साल तक लगातार चला। और हर बार जब भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता था तो उसका साइज़
मतलब ऐसा दिखाता था कि कम होता चला गया है। लेकिन लास्ट में जैसे होम्योपैथिक की दवा आप करते रहो, एक तो 3 टाइम की दवा होती है, एक न एक समय ऐसा आता है जहाँ आपको थक जाना पड़ता है। तो 2 साल के बाद मुझे भी चूँकि दर्द होता नहीं था, इसलिए मैं सोच लिया कि अब ये तो सही हो गया होगा, तो लास्ट टाइम मैंने कभी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। उसके बाद जब कोरोना काल चल रहा था तो एक बार मुझे सेम पैटर्न का दर्द स्टार्ट हुआ, और जैसे उस पैटर्न का दर्द स्टार्ट हुआ वैसे मुझे समझ में आ गया कि ये जो स्टोन है ये उसी का दर्द है और किसी का दर्द नहीं है। मेरे मन में जो शंका था, मैं तुरंत गया अल्ट्रासाउंड कराया, और अल्ट्रासाउंड में आया कि आपके गाल ब्लैडर में कई सारे स्टोन भरे पड़े हैं, जिसमें जो एक की साइज़ है वो 3 सेंटीमीटर से एबव है। और जहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड कराया था वहाँ पे एक चीज़ और शो किया था कि आपका जो गाल ब्लैडर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में पता तो चल गया कि मुझे गाल स्टोन है। फिर मैं एक दिन दवा खाया था और फिर सही हो गया, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। एक्चुअली जब मैं दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें मुझे ये पता चला कि आपके गाल ब्लैडर में कई सारे स्टोन भरे पड़े हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो हमेशा पड़ा रहता था, और जब भी खाली समय होता था दिमाग को ये सोचने पे मजबूर हो जाता था कि एक्चुअली में इसका क्या करें। चूँकि सर्जरी से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे डर लगने लगा था, इस वजह से मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन इस सत्र में मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर चुका कि अब मैं फाइनल निर्णय ले लूँगा। उसके बाद होली के जस्ट बाद एक हमारे साथ के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर AK वर्मा, जो न्यूरोसाइकेट्रिक हैं, मैं उनके पास गया और सारी स्थिति को बताया, डिस्कस किया। फिर ये हुआ कि ऐसा करते हैं कि बगल अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए, CBC करा लिया जाए। तो अल्ट्रासाउंड कराया गया और CBC कराया गया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आया तो अल्ट्रासाउंड में जो आया कि आपका गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, आपका गाल ब्लैडर जो है वो पूर्ण रूप से स्टोन से भर गया है, और नंबर 3, एक स्टोन आपकी CBD में आकर के फंस रहा है। इसके अलावा जो CBC लिया गया था उसमें कोई ख़ास उस तरीके की चीज़ें नहीं पाई गई, लेकिन साथ में LFT और KFT भी कराया गया था, जिसमें जो लीवर फंक्शन टेस्ट में उसमें बिलिरुबिन काफ़ी बढ़ा हुआ लग रहा था, और जो शो कर रहा था कि जो CBD में स्टोन फंसा हुआ है उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। इसके बाद जब डॉक्टर साहब ने इस सारी रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने जो कि हमसे ज़्यादा मेडिकल को जानते हैं, चूँकि वो ह्यूमन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हम एनिमल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये शंका जाहिर किया कि ये कॉन्ट्रैक्शंस गाल ब्लैडर का दिखा रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। तो उन्होंने शंका जाहिर किया कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसरस लेवल पे चीज़ें जा रही हों। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो एक बार तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद फिर मैंने तुरंत सोचा कि अब इस पे हम फाइनली निर्णय ले ही लेंगे कि क्या करना है। फिर डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि अब पहला स्टेप तो ये कैंसरस नेचर है या नहीं है, इसको रूल आउट कैसे किया जाए। तो उन्होंने बताया ऐसा कराते हैं, इसका CT स्कैन करा लेते हैं। तो CT स्कैन, फिर तुरंत हमने CT स्कैन करवाया। CT स्कैन में ये निकल के आया कि कैंसरस जैसा कोई भी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ सही है। बस उसमें ये दिखाया गया था कि आपका गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है, लेकिन उसमें भी ये दिखाया गया था कि CBD में एक स्टोन फंसा हुआ है। उसके बाद फिर फर्दर MRCP के लिए एडवाइस कर दिया गया था कि और क्लियरेंस के लिए आप MRCP करवाएं। इसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि कैंसरस जैसा कोई चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया, लेकिन अब तक मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर चुका था कि अब मुझे इसको अपने पास नहीं रखना है और इसको अलग कर देना है। उसके बाद एक हमारे ही पार्टनर रह चुके हैं, जब तैयारी में करता था उसी समय के डॉक्टर रत्नेश वर्मा, उनसे मैंने वार्तालाप किया कि कोई बेहतरीन जो सर्जन हो, जो विश्वास पात्र हो, जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हो। चूँकि मैं पहले भुक्तभोगी रह चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि कोई जानने वाला मेरा ऑपरेशन करे। तो उनको सारी बात बताई, सारा रिपोर्ट मैंने भेजा। वो इस समय गोरखपुर में एज ए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, तो उनके कई सारे अस्पताल में सब लोग जानने वाले रहते हैं। तो उन्हीं के एक सीनियर हैं
डॉक्टर बीपी सिंह उनके द्वारा मेरा सर्जरी कराया गया, जो इस समय चंद्रा लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल उनका रन कर रहा है। इसके बाद जब मैं वहाँ पर गया, डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब को दिखाया, फिर एमआरसीपी की रिपोर्ट आई तो एमआरसीपी की रिपोर्ट एकदम क्लियर कट थी कि गाल ब्लैडर हमारा नॉर्मल है, लेकिन गाल ब्लैडर में जो स्टोन है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। एक स्टोन का जो साइज़ था वो लगभग 4 सेंटीमीटर के एबव था और बाकी सब छोटे छोटे साइज़ के थे। सीबीडी में कोई स्टोन नहीं फंसा है, वो शो कर रहा था। एक्चुअली में जब डॉक्टर साहब को दिखाया गया और डॉक्टर साहब ने एमआरसीपी के लिए रिकमेंड किया तो एमआरसीपी की जब रिपोर्ट आई तो एमआरसीपी में क्लियर कट था कि गाल ब्लैडर में आपका एक स्टोन है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर से एबव है और छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन हैं। सीबीडी में कोई स्टोन नहीं है और यही क्लिनिकली कोरिलेट भी हो रहा था क्योंकि हमारे पास कोई दर्द नहीं था। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से मिल के बात करके फिर निर्णय ले लिया गया कि इसको अब ऑपरेट करा के निकाल देना है और उसके बाद फिर हमारा ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन इस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ मैं। अभी शनिवार को मेरा टाँका कटेगा और उसके बाद की स्थिति फिर धीरे धीरे नॉर्मल होगी। अभी मुझे खाने पीने में या डाइजेशन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं अपने सभी व्यूअर को जो मेन की पॉइंट बताना चाहता हूँ ये है कि गाल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो दर्द तभी करेगा जब आपका जो बाइल जो उसका फ्लो है जब उसको रोकेगा। और जब गाल स्टार्टिंग फेज में जो स्टोन की साइज जब बहुत छोटी होती है तो जो हमारा बाइल जूस होता है उसके फ्लो को रोकता है और जब तक फ्लो को रोके रहेगा तब तक दर्द होगा और जब फ्लो वो चाहे निकल जाए या तो वो आगे की तरफ आंत में चला जाए और नहीं तो किसी भी तरीके से पीछे हो जाए, अगर गाल ब्लैडर के अंदर आ जाए तब दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा समय तक दर्द इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग फेज में जो आपके क्रिस्टल होते हैं, जो स्टोन पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनके फंसने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से, लेकिन जब यही छोटे छोटे स्टोन का साइज बड़ा हो जाता है तो जो हमारा बाइल जो उसका फ्लो होता है उसको प्रॉपर्ली नहीं रोक पाते हैं, इसी वजह से बाद में दर्द नहीं होता है। हमारे पास जो वो 99 डेज़ का जो पेन था वो 99 डे का पेन इसीलिए हो रहा था कि उस समय उसके जो साइज़ थे वो काफ़ी छोटे रहते थे और वो बाइल जो उसके फ्लो को ब्लॉक कर देते थे। लेकिन उसके बाद उसका साइज इतना बढ़ गया कि वो उस बाइल जो उसके फ्लो को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, इस वजह से इसमें दर्द नहीं हो पा रहा था और बाकी भूत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो मैं इसी अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो बनाने का। और उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो दूसरा की पॉइंट है, अगर आपके गाल ब्लैडर में कभी भी स्टोन किसी भी व्यूअर के हो या उसके जानने वाले हो तो बेहतर यही रहता है कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन आप करवा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब ऐसे ही समझिए कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाता क्योंकि मुझे कोई दर्द भी नहीं था तो यही भविष्य में जाकर के कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। अगर दर्द होता तब तो हर आदमी अवेयर हो जाता है, लेकिन जब दर्द नहीं होता है तो आदमी लापरवाह हो जाता है और उसी लापरवाही में फिर वो बीमारी बहुत अपना विकराल रूप धारण कर लेती है जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए दोनों के लिए घातक हो जाता है। तो दूसरा जो हमारा की पॉइंट बताने का था वो ये था कि अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन है या आपके किसी जानने वाले का है तो आप अपने जो भी आसपास में जानने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे मिल करके उसका प्रॉपर सर्जरी करवा करके ही उसका इलाज करवाएं, सिर्फ पेन किलर के ऊपर आश्रित ना रहें। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो, हमारी ये स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो और आपको लगता है ये लोगों को अवेयर कर सकता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।